नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप और हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं जो शासन व्यवस्था चलाने से जुड़े फैसले लेते हैं और लोक कल्याण से जुड़े अहम कानून बनाते हैं। ये हमारे सांसद और विधायक कहलाते हैं। संसद और विधानसभाओं में हमारे इन नुमाइंदों से हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी ईमानदारी के साथ आम जनता से जुड़ी समस्याओं का हल निकालेंगे, ऐसे कानून बनाएंगे जिनसे आम लोगों और खासकर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों की जिंदगी बेहतर हो। हमारी तमाम उम्मीदों का दारोमदार इनके कंधों पर होता है। लेकिन अगर हमारे यही नुमाइंदे संसद और विधानसभाओं में कुछ नोटों या निजी फायदे के बदले अपना ज़मीर बेच दें, अगर हमारे यही नुमाइंदे अपने वोट के अधिकार को संसद या विधानसभा में नीलाम कर दें, बेच दें, तो निश्चित ही आप ठगे रह जाएंगे। आपका भरोसा इनसे और इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी उठ जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ था 1993 में, जब तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस समय लोकसभा में 528 सदस्य थे और कांग्रेस के पास साधारण बहुमत से 13 कम यानी 251 सांसद थे। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन तक बहस चली। नरसिम्हा राव सरकार गिर जाती अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों और 8 अन्य सांसदों ने सरकार के पक्ष में वोट नहीं दिया होता। इसी वजह से अविश्वास प्रस्ताव 14 वोटों से खारिज हो गया। तब यह आरोप लगे कि नोट देकर कुछ सांसदों के वोट खरीदे गए हैं। 3 साल बाद यह आरोप पुख्ता तौर पर साबित भी हो गए। ये बात सामने आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के 4 सांसदों शिबू सोरेन, सूरज मंडल, साइमन मरांडी और शैलेंद्र महतो ने नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट डालने के लिए रिश्वत ली थी। 1 फरवरी 1996 को इस मामले में सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई गई। सीबीआई ने इन 4 सांसदों के खिलाफ केस दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई जांच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने माना है कि उन्होंने रिश्वत के बदले वोट दिए और इस कारण नरसिम्हा राव सरकार बच गई। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने इन सभी सांसदों को फिर भी कोई सजा नहीं सुनाई। दरअसल सांसदों को मिले विशेषाधिकार नाम के कवच ने उन्हें बचा लिया था। 1998 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के फैसले में कहा गया कि कोई भी सांसद संसद में कही अपनी बात के लिए किसी भी कोर्ट में जवाबदेह नहीं है। सांसद जिस बात को सही समझता है वो संसद में बोलने की उसे आज़ादी होनी चाहिए, बिना इस डर के कि उसके खिलाफ केस हो सकता है, मुकदमा हो सकता है। वोट देना भी सांसद के उसी अधिकार में ही आता है। तब से ही सुप्रीम कोर्ट के 1998 के उस फैसले पर कई बार सवाल उठे। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 5 जजों की बेंच का 1998 का यह फैसला पलट दिया। उस वक्त यह फैसला 3-2 से यानी बहुमत के आधार पर आया था। 3 जजों ने तमाम सांसदों को बरी किया था और 2 ने उसके खिलाफ अपनी टिप्पणियां की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेवी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक मत से 1998 के उस फैसले को पलट कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसदों या विधायकों पर वोट के बदले रिश्वत लेने पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस चलाया जा सकता है, यानी वो अब कानून के कटघरे में खड़े होंगे। सांसदों के विशेषाधिकार से जुड़े अनुच्छेद 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी की छूट नहीं दी गई है, क्योंकि रिश्वतखोरी में लिप्त सदस्य एक आपराधिक कृत्य में शामिल होता है जो वोट देने या विधायिका में भाषण देने के कार्य के लिए आवश्यक नहीं है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारा मानना है कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है, कोई इम्यूनिटी नहीं है, इसीलिए ऐसा संरक्षण खत्म हो। ऐसे संरक्षण का राज्य व्यवस्था की नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सांसदों या विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्य प्रणाली को नष्ट करती है।
हम 1998 के झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले के फैसले से असहमत हैं। हम सदन में वोट देने के लिए रिश्वत लेने के आरोपों में सांसदों को मुकदमे से मिली छूट को रद्द करते हैं। Under Articles 1052 and the corresponding provision of Article 194, because a member engaging in bribery commits a crime which is not essential to the casting of the vote or the ability to decide on how the vote should be cast. The same principle applies to bribery in connection with a speech in the House or a committee. अगर हमारे पार्लियामेंटेरियन या लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं वो ब्राइब लेते हैं, रिश्वत लेते हैं और फिर जाके वोट करते हैं तो उनको जो इम्यूनिटी है वो उनको अवेलेबल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक बार जब कोई सांसद या विधायक रिश्वत ले लेता है किसी वोट डालने या स्पीच देने के लिए तो वहीं पर ऑफेंस हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। वो उसी समय ऑफेंस हो जाता है क्योंकि वो जो रिश्वत है वो तो उसने पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के बाहर ली है, वो अंदर तो ली नहीं है। जो चीज़ बाहर की गई तो उसे इम्यूनिटी में कैसे रखा जा सकता है। यहाँ पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 7 जजों के पीठ ने 135 पेज के फैसले में कहा है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी संविधान की आकांक्षाओं और विचारशील आदर्शों की तुलना में विनाशकारी हैं और ये जो फैसला है वो राज्यसभा या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होते हैं उसमें भी संसदीय विशेषाधिकार पर लागू जो संवैधानिक प्रावधान है उनमें होंगे। साथ ही साथ ये जो रिश्वत जिस तरीके से ली जाती है वो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म करता है। साथ ही साथ सदन में वोट लेने के लिए जो रिश्वत के जो आरोपी हैं जो सदन में वोट डालने के लिए रिश्वत लेते हैं ऐसे सांसदों विधायकों को जो इम्यूनिटी जो प्रतिरक्षा जो संरक्षण मिला है उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यानी अब इस फैसले के बाद रिश्वत लेकर सदन में वोट डालने या भाषण देने वालों के खिलाफ भी पब्लिक सर्वेंट की तरह कार्रवाई होगी। यानी रिश्वत लेके अगर कोई वोट डालेगा, भाषण देगा तो जो भी एक कार्रवाई रिश्वत देने के लिए रिश्वत आम व्यक्ति पर होती है, कानूनी कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई, वैसी कार्रवाई सांसदों के और विधायकों के ऊपर भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी नोट के बदले वोट मामले में किसी विशेषाधिकार की छूट का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया। सोशल मीडिया X पर उन्होंने लिखा, स्वागतम, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला जो साफ सुथरी राजनीति सुनिश्चित करेगा और व्यवस्था में लोगों का विश्वास गहरा करेगा। वैसे 1993 ही नहीं 2008 में भी संसद में नोट के बदले वोट का एक और मामला उछला था। तब बीजेपी के 3 सांसदों ने संसद में नोट उछालते हुए दावा किया था कि उन्हें पैसे ऑफर किए गए। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी करते हुए कहा कि उनकी मंशा वोटों की खरीदारी की कोशिश को बेनकाब करने की थी और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि नोट संसद भवन में लाए गए और पूरे देश के सामने दिखा दिए गए। लेकिन नोट के बदले वोट का मसला अब ऐसा बन चुका है कि आम जनता को इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि किसी सांसद या विधायक के वोट को खरीदा जा सकता है। इसीलिए हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप अब धड़ल्ले से लगते हैं। विश्वास मत या अविश्वास मत प्रस्तावों के दौरान विधायकों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाने, होटलों या रिजॉर्ट में रखने की तस्वीरें आजकल खूब सामने आती हैं और वायरल होती हैं। हर दल अपने सांसदों विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए ये काम करता है। दिलचस्प बात यह है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सभी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया। बिल्कुल स्वागत योग्य है, वो दंड के भागी होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इनको रिश्वत देने वाला कौन है, इनको रिश्वत का ऑफर कौन करता है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, वो कौन सी पार्टियां हैं जो किसी भी प्रदेश में तोड़ने के लिए पैसे का प्रलोभन देती हैं, पावर का प्रलोभन देती हैं। अगर किसी ने रिश्वत लेने की चोरी की है तो जो रिश्वत देने का ऑफर करता है उसको भी उतना ही बड़ा गुनहगार मानना चाहिए। अगर ये दोनों चीजों में पारदर्शिता आएगी तो निश्चित तौर से राजनीति में थोड़ा ईमानदारी को हम लोग सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। निश्चित तौर से ये फैसला प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है और जितनी इसकी प्रशंसा की जाए वो कम है।
राजनीतिक क्षेत्र में शुचिता लाने के लिए कुछ कठोर फैसले तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि सारी सीमाएं टूट रही हैं। अब तमाम आए दिन हम देखते हैं कि तमाम आर्थिक घोटाले हो रहे हैं। उन घोटालों में फंसे हुए लोग जब जेल जाते हैं तो बड़ी शान के साथ जाते हैं, मानो कि कोई बहुत श्रेष्ठ और पवित्र काम करने गए हैं। आमतौर पर जो जन सेवक हैं, उनके बारे में कुछ परसेप्शन ऐसे बने हैं कि जैसे वो पैसे दे करके सवाल उठाते हैं, प्रलोभन के लिए दर-बदर करते हैं। कुछ लोगों के इन कुकृत्यों की वजह से समूची संसदीय परंपरा बदनाम हुई है और इससे हम लोगों की छवि भी सुधरेगी और जो संविधान में दिया गया अधिकार है, उसका भी पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका असर हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर दिखाई देगा, जहां सरकारों को बचाने या गिराने के नाम पर मोल तोल अब तो जैसे खुलेआम होता है, ऐसा आरोप लगता है। इस पूरे मामले में बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अजय बर्मन साहब जुड़ रहे हैं। बर्मन साहब के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा घूसकांड में एक आरोपी जेएमएम के नेता शैलेंद्र महतो के लिए कोर्ट में उस वक्त पैरवी की थी और उनकी जिरह से जेएमएम के नेताओं को तब कोर्ट से राहत मिली थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले को पलटकर रख दिया है। स्वागत है आपका बर्मन साहब एनडीटीवी से बात करने के लिए। पहला सवाल यही कि आज का जो फैसला आया है 7 सदस्यीय बेंच का, क्या राय है आपकी? देखिए, ऐसा है कि 1998 में तो पीवी नरसिम्हा राव वाला जो मैटर था, तो वो जेएमएम ब्राइबरी केस था। वो सारा ब्राइब पे ही था कि जेएमएम के लेजिस्लेटर ने एलिगेशंस थी कि ब्राइब लिया है, और फिर वहां पे वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी गवर्नमेंट चलाने के लिए, नरसिम्हा राव वहां पर वोटिंग करी थी। तो उस वक्त पहले ही दिन रिमांड में शैलेंद्र महतो की तरफ से पेश होते हुए मैंने ये रेस किया था आर्टिकल 105, क्योंकि इस पे कोई जजमेंट नहीं थी। तो कोई भी जजमेंट नहीं थी, सिर्फ स्पीच पे एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की कि पार्लियामेंट में या असेंबली में अगर स्पीच कोई देते हैं तो वो उसके बारे में पूरी इम्यूनिटी। तो उसके बाद वो खैर मुकदमा चला और ये सारा बार बार उठाया गया आर्टिकल 105 सब आर्टिकल 2 के बारे में, उसमें स्पीच और वोट के बारे में था। तो अल्टीमेटली वो 5 जजेस बेंच जिसको का सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंचा, उन्होंने कहा कि हाँ, जो ब्राइब भी है, अगर ब्राइब लेके भी अगर ऐसी एलिगेशंस भी है और वोटिंग की जाती है, तो उसके बारे में आर्टिकल 105 सब आर्टिकल 2 में एमपीज को और आर्टिकल 194 में जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, एमएलएस, वो इम्यूनिटी क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर आर्टिकल 105 एंड 194 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन अब जो है ये उसके बाद ये अब उसको ओवररूल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सारा इशू यही था, चाहे वो ब्राइबरी या इंड्यूसमेंट पार्लियामेंट के बाहर हो, लेकिन अगर पार्लियामेंट में वोटिंग हो जाती है तो उसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू ये लिया है कि वो जो पहले व्यू था पीवी नरसिम्हा राव के केस में, उसको हम ओवररूल करते हैं, और अगर ये ब्राइबरी वगैरह की कोई बात उठती है तो वो एलिगेशंस अगर ऐसी हैं तो फिर कोर्ट उस मामले को देख सकता है। तो आज की स्थिति में ये है कि जो ये 7 जजेस बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने होल्ड किया कि अब अगर ब्राइबरी की एलिगेशंस है तो इम्यूनिटी नहीं रही, बाकी और कुछ इस बारे में नहीं है, सिर्फ ब्राइबरी का केस या कोई इस तरह की बात हो तब वो इम्यूनिटी, अदरवाइज इम्यूनिटी नहीं है। अदरवाइज अगर आप पार्लियामेंट के अंदर कोई कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं जहां पे आपके राइट्स हैं एज एमएलए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वहां पर आपको इम्यूनिटी है अगर आप कुछ बोलते भी हैं या आप वोटिंग। तो ये भी वो कहा जा रहा है बर्मन साहब की ऐतिहासिक फैसला है
इससे पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम में साफ सुथरापन आएगा, स्वच्छता आएगी। आपको लगता है कि राज्यसभा चुनावों में जो खूब सुर्खियों में रहे बीते हफ्ते, उनमें भी ईमानदारी आ पाएगी, ईमानदारी से वोटिंग होगी? नहीं, अब तो स्ट्रिक्टली लागू होगा ये। अगर ये 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट आ गई है, नाउ इट इज रूल ऑफ लॉ, इट इज द लॉ ऑफ लैंड नाउ। once it is interpreted in such a manner, this article, कि स्पीच और वोट में ऐसी इम्यूनिटी नहीं रहेगी इन आर्टिकल्स में, अगर उसके पीछे कोई भी दे आर एक्यूज ऑफ ब्राइब, तो फिर एक्शंस होंगे, क्योंकि आप कानून से बाहर थोड़ी ना जा सकते। तो कानून सर्वोपरि हुआ जैसा कि आप बता रहे हैं। अब ऐसे में बताइए, पिछली बार आप जब पैरवी कर रहे थे तो आपने अपने जेएमएम के साथियों को बचा लिया था अपनी पैरवी से, आज आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं, कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए, उस वक्त भी हिस्टोरिकल था, इस वक्त भी हिस्टोरिकल है। दोनों टाइम पर आप जो एपेक्स हमारी बॉडी है जुडिशियल सिस्टम में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वही लॉ ऑफ लैंड। तो हमें तो उस वक्त कोर्ट के अंदर हमें भी इंटरप्रेट करने के लिए अपनी दलीलें देनी पड़ती हैं। उसके बाद उस वक्त कोर्ट ने मानी थी, उसमें मेजॉरिटी व्यू था। अब जो है यूनानिमस आ गया है 7 जजेस का, तो हमारे लिए कानून तो सबके लिए, सब पे ही लागू होता है। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे बर्मन साहब, में तब के जेएमएम के नेताओं पर आज जो ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या रेट्रोस्पेक्टिव में लागू हो सकता है? कुछ लोग अभी भी हैं हमारे बीच में, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैंने तो देखा नहीं है जजमेंट, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। अगर उसके अंदर ऐसा कुछ लिखा है जजमेंट में तो आई डोंट नो, क्योंकि ये तो सीता सोरेन के केस में किया है ना, ये उस केस को, वो तो जजमेंट को ओवररूल किया है, उस केस को थोड़ी ना सुनवाई कर रहे थे, तो उस केस में तो जजमेंट ही नहीं है। जी, अगर आज के संदर्भ में बात करूं तो हाल ही में एक सांसद है टीएमसी की, महुआ मोइत्रा, उनका मामला सामने आया था कि उन्होंने कुछ बेनिफिट्स लिए सवाल पूछने के बदले, क्या उन पर लागू हो सकता है? उसमें ये जजमेंट जो है, मेरे ख्याल से अगर एक्यूजेशंस हैं करप्शन के, ब्राइब की, स्पीच के लिए भी, तो वहां पर ये जजमेंट एप्लीकेबल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बर्मन साहब बात करने के लिए, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी साहब भी जुड़े। लेखी साहब, मेरा पहला सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है कि अब सांसद विधायकों को नोट के बदले वोट के मामले में कोई संरक्षण नहीं मिलेगा, कैसे देखते हैं इसे आप? ये बिल्कुल सही डिसीजन है। जो पुरानी जजमेंट थी इसको ओवररूल किया है वो एकदम गलत थी। वो इतना समय लगा इसको ओवररूल करने में, यही बड़ी सरप्राइजिंग बात है। बेसिक प्रिंसिपल्स जो लॉ को अंडरपिन करते हैं वो पुरानी जजमेंट वायलेट करती थी, क्योंकि दो कारण है उसके। पहले, प्रिविलेजेस का क्या पर्पस होता है उससे बिल्कुल उसके साथ जानकारी ही नहीं थी उस जजमेंट की, और वर्थ ऑफ प्रिविलेजेस जो उसने यूज किया उसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी फाइनल डिसीजन में। दूसरा, जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होती है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और प्रिविलेजेस का कोई मेल नहीं है, और अगर किसी ने क्राइम किया है वो क्राइम कम नहीं हो जाता क्योंकि क्राइम करने वाला एक पार्लियामेंटेरियन है। तो ब्राइबरी अक्रॉस जुरिस्डिक्शंस ऑफेंस है, और क्योंकि पार्लियामेंट में वोट या बोलने के लिए ब्राइबरी तो एक ग्रेवर ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी हो जाता है। सो इम्यूनिटी के इसमें इम्यूनिटी नहीं, इसकी तो स्ट्रिंजेंट प्रोसिक्यूशन की जरूरत थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है बोल के कि अब ऐसा ही होगा। करीब 24-25 साल लगे इस फैसले को पलटने में, इसको ठीक होने में, हम ऐसा भी कह सकते हैं। आपको लगता नहीं इस बीच में बहुत से ऐसे हॉर्स ट्रेडिंग के मामले आए सामने, ये फैसला अगर जल्दी आता तो बेहतर होता? बिल्कुल पहले हो जाना चाहिए था, पर और देरी नहीं हुई। इसी में खुश होना चाहिए, और आगे में ये चीज नहीं होगी, ये एक अच्छी बात है। एक नॉर्म सेट हुआ है, एक सही नॉर्म सेट हुआ है, और जो इम्प्यूनिटी के साथ पार्लियामेंटेरियंस पहले पुरानी जजमेंट के प्रोटेक्शन के अंदर गलत काम करके प्रोटेक्टेड रहते थे, अब वो उनको वैसा प्रिविलेज अब उनको अवेलेबल नहीं है, और इसलिए दिस जजमेंट इज वेरी वेलकम। कहीं ना कहीं डर और खौफ अब माननीयों के मन में भी रहेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए लेखी साहब।
थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं एक और अगली खबर की, और ये खबर भी जुडिशरी से ही जुड़ी हुई है। अभी तक हमने बात की विधायिका से जुड़े एक बहुत ही अहम मुद्दे की, जिस पर न्यायपालिका का आज एक ऐतिहासिक फैसला आया। अब एक मुद्दा हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी से जुड़ा हुआ, जो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक अदालतों के किसी जज को अपने पद से इस्तीफा देकर तुरंत राजनीति में उतरना चाहिए? क्या ऐसा करने पर उस जज के अब तक दिए फैसलों पर सवाल नहीं उठेंगे, खास तौर पर उन फैसलों पर जिनका ताल्लुक किसी न किसी राजनीतिक दल से रहा हो? कुछ ऐसे ही सवाल उठे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के ताज़ा बयान से। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय कल अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। रविवार को उन्होंने ये जानकारी दी, इसके साथ ही राजनीति में उतरने का संकेत भी दिया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश के पद से हटने के बाद वो ये तय करेंगे कि वो किस पार्टी में शामिल हों। उन्होंने कहा कि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, और क्योंकि यही उनकी अंतरात्मा की आवाज़ भी है। अब अटकलें लग रही हैं कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में किसी सीट से किसी पार्टी का झंडा थाम सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये खुद उन्होंने अभी साफ नहीं किया है। আগামীকাল বিচারপতি হিসেবে আমার শেষ দিন দিয়ে পরশুদিন দিয়ে আমি চিফ জাস্টিস আমাদের হাইকোর্টের চিফ জাস্টিসকে মৌখিকভাবে জানাবো এবং পরশুদিন আমি ভারতের রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেবো এবং সেই মুহূর্ত থেকে যে মুহূর্তে আমি চিঠিটা পোস্ট করব সেই মুহূর্ত থেকে আমার রেজিগনেশন কার্যকর হবে। এটাই কনস্টিটিউশন এবং কনস্টিটিউশন লয়ের প্রভিশন, সেইটা মঙ্গলবার হবে। তারপর আমি আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেব। जस्टिस गंगोपाध्याय के इस बयान के बाद जहां तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि उन्हें इस बात का अंदेशा पहले से था कि वो राजनीति में उतरेंगे, इसीलिए उनके द्वारा किए गए तमाम फैसलों की समीक्षा की जाए, वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने उनके बयान का स्वागत किया है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय 2018 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज बने थे और अपने कई फैसलों और केस की सुनवाई के दौरान टिप्पणियों को लेकर वो विवादों में रहे। 2022 से बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्होंने कई आदेश दिए, जिनमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को जांच के निर्देश भी शामिल हैं। इसे लेकर बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस ने कई बार उनकी आलोचना भी की है। उन्होंने इस घोटाले की सुनवाई करते हुए 32,000 शिक्षकों की भर्तियों को रद्द कर दिया। हालांकि उनके इस फैसले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी। सितंबर 2022 में जब वो पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने एक टीवी चैनल को बयान देकर विवाद बढ़ा दिया था। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की संपत्ति पर खुलेआम सवाल खड़े कर दिए। अभिषेक बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। मामले के सुर्खियों में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऐतराज जताया था और कहा था कि टीवी चैनलों को इंटरव्यू देना मौजूदा जजों का काम बिल्कुल भी नहीं है। इस मामले की रिपोर्ट पर विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया कि वो शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच की सुनवाई किसी और बेंच को सौंप दें। जनवरी में जस्टिस गंगोपाध्याय तब फिर सुर्खियों में आए जब उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक साथी जज जस्टिस सोमेन सेन पर आरोप लगा दिया कि वो राज्य में एक राजनीतिक दल के लिए काम करते हैं। जस्टिस सोमेन सेन तब उस डिवीजन बेंच में शामिल थे जिसने जस्टिस गंगोपाध्याय के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें जस्टिस गंगोपाध्याय ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया था कि एमबीबीएस भर्ती घोटाले की फाइलें सीबीआई को सौंपी जाए। ऐसे कई मामलों में जस्टिस गंगोपाध्याय लगातार पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के निशाने पर रहे, लेकिन जस्टिस गंगोपाध्याय ने इसके बावजूद अपने तेवर बनाए रखे। अब उन्होंने इस बात को साफ संकेत दे दिए हैं कि वो न्यायपालिका छोड़ राजनीति में उतर रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह से किसी जज का अचानक राजनीति में उतरना न्यायिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े नहीं करता? इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमने संविधान के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा की राय जाननी चाहिए। सुनते हैं। भारत का संविधान किसी भी न्यायाधीश को त्यागपत्र देने के बाद या रिटायरमेंट के बाद राजनीति को ज्वाइन करने की इजाजत देता है। तो क्योंकि
जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने त्याग पत्र दिया है, तो वो आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। अगर वो राजनीति को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई न्यायाधीश या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज राजनीति में आना चाहता है। एक संविधान के विद्यार्थी की हैसियत से मेरा मेन कंसर्न त्यागपत्र देने के बाद या रिटायरमेंट के बाद कोई जज क्या करता है वो नहीं, बल्कि जब वो जज था उसने जो फैसले दिए, क्या वो फैसले किसी आइडियोलॉजी या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कमिटेड होते हुए दिए। इसलिए जो कमिटेड जजेस रहे हैं पहले इमरजेंसी के दौरान और उससे पहले जब कांग्रेस का शासन था, उससे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं जरा आपको इतिहास में ले जाता हूं। चीफ जस्टिस सुब्बा राव भारत के डिसेंटिंग जज की तरह मशहूर थे। 1967 में बहुत बड़ा उन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया कि संसद को संविधान को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अगर संशोधन करना है तो संविधान सभा को दोबारा से बुलाना पड़ेगा। उसके बाद उनके कुछ दिन बचे थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। इमरजेंसी के बाद 1977 में जस्टिस के एस हेगड़े ये उन 3 जजों में थे जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वाला जजमेंट दिया था केशवानंद भारती का, और ये सीनियर थे। इनसे जूनियर जज एएन रे को कांग्रेस की सरकार ने भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया था। उसका विरोध करते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया था और बाद में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और ये फिर लोकसभा के स्पीकर बने। चीफ जस्टिस हिदायतुल्ला, उन्होंने बाद में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और चुनाव जीता और वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे। जस्टिस गुमन लाल लोधा, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और इन्होंने रिटायरमेंट के एकदम बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उस पार्टी के टिकट पर ये 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे। जस्टिस बहुगुणा, जिनकी बहन रीता बहुगुणा है, उन्होंने भी ये जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के और ये उत्तराखंड के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। बाद में ये बीजेपी में चले गए। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। बाद में इन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने इनको लड़ाया और ये चुनाव जीते और राज्यसभा के मेंबर रहे। अभी आपको याद होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को भारत सरकार ने नॉमिनेट किया राज्यसभा में। तो अक्सर ऐसा हुआ है कि जजेस जो हैं उन्होंने या तो रिटायरमेंट के बाद या उन्होंने रिटायरमेंट से कुछ पहले इस्तीफा दिया। मुझको सही इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मिली, लेकिन जस्टिस अभिजीत इसी वर्ष रिटायर हो रहे थे, तो वो त्यागपत्र दे रहे हैं मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के कुछ दिन या कुछ महीने पहले, इसलिए वो इतना महत्व नहीं रखता। कई जजमेंट इन्होंने शिक्षा के बारे में दिए और कहा कि वहां बहुत करप्शन था। फिर लेबर के मामलात में कई इन्होंने फैसले दिए, ग्रेचुटी वगैरह से रिलेटेड। बहुत से केसेस में इन्होंने ईडी और सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की। और अभिजीत बनर्जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं तृणमूल नेशनल कांग्रेस के, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ टिप्पणियां की और फिर इन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे दिया, जिस पर फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और उस पूरे मामले को अपने पास लेना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सिटिंग जज को किसी टीवी चैनल पर जाकर इस तरीके से इंटरव्यू नहीं देना चाहिए।
तो इनके अंदर मुझे लगता है कि राजनीति में रुचि जरूर इनको रही होगी, और अब अगर ये राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं तो ये उनका अपना फैसला है, और उस फैसले को देशवासियों को सराहना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा रियल कंसर्न ये है कि जज जब बैठकर जजमेंट दें, तो जैसा कि प्रेमचंद ने लिखा था पंच परमेश्वर में, कि उस समय वो बिल्कुल स्वतंत्र हों और बिल्कुल निडर हों और उस तरह के फैसले दें। और भारत की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पूरे विश्व में इसीलिए प्रशंसा है क्योंकि भारत के जजेस ने अक्सर बहुत बड़े बड़े फैसले बहुत निडर होकर और स्वतंत्र रूप से दिए हैं और देश के संविधान की रक्षा की। सुनीता फैजान साहब को वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हमारी मुहिम किस तरीके से भारतीय नवयुवक इस वक्त रूस और यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत लौट के आते हैं। और अब बात हमारी एक छोटे से प्रयास की है और वो गंभीर मुद्दा जिसका जिक्र हमने पिछले हफ्ते भी किया था। हमने बताया था कि किस तरह से हमारे देश के कई युवा इन दिनों यूक्रेन और रूस के मोर्चे पर फंसे हुए हैं। लाख 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह के लालच में बहकाकर कुछ नौकरी देने वाले एजेंट्स उन्हें पहले रूस ले गए। वहां रूस की सेना के साथ उन्हें सिक्योरिटी हेल्पर की तरह काम पर लगवाया और बाद में ये युवा रूस की सेना के साथ सेना के फौज के मोर्चे पर भेज दिए गए, जहां उन्हें मजबूरन रूस की सेना के साथ लड़ना पड़ रहा है यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन के हमलों का कहर भी इन युवाओं को झेलना पड़ा। ये युवक अब सोशल मीडिया पर भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें रूस से सुरक्षित निकाला जाए। ऐसा ही एक और वीडियो रूस यूक्रेन बॉर्डर से अब सामने आया है, जिसमें एक युवा भारत सरकार से यही अपील कर रहा है और उसके साथ कई भारतीय युवक भी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। आपको याद दिलाएं, इससे पहले 21 फरवरी को रूस में मोर्चे पर फंसे ऐसे ही एक भारतीय युवक की डोनेट्स्क इलाके में बम की चपेट में आने से मौत हो गई थी। 23 साल का वो युवक हेमिल अश्विन भाई गुजरात के सूरत का था। हेमिल का परिवार अभी तक उसका शव न मिल पाने से दुखी है। परिवार इस सिलसिले में लगातार कोशिशें कर रहा है। रूसी सरकार की ओर से भारतीय दूतावास ने इस परिवार को भरोसा दिलाया कि शव परिवार को सौंप दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। परिवार शव लेने के लिए रूस जाने तक को तैयार है, लेकिन उन्हें कोई जानकारी इस बारे में आगे नहीं दी जा रही है। 21 तारीख को डेथ हुई थी और 21 तारीख के बाद आज 13 दिन हो गया, लेकिन हमें उसकी बॉडी के बारे में ना तो कोई प्रशासन जानकारी दे रहा है। हम हर जगह पे जाके आए, सबको मिले हैं, सबको लेटर दिया हुआ है, लेकिन कोई हमें प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और गवर्नमेंट भी हमें कोई
हेल्प नहीं कर रही है, ना तो कोई रिप्लाई दे रही है, कि ना कोई हमको इन्फॉर्मेशन दे रही है। हेमिल की मौत हो चुकी है। इससे देश के अलग अलग इलाकों में उन युवाओं के परिवार डरे हुए हैं जिनके बच्चे धोखे से रूस में इसी तरीके से फंसे हुए हैं। इन युवाओं और उनके परिवारों की हालत देखिए। वो मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चों को वापस लाया जाए। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो इस मामले में लगातार रूस के संपर्क में है, लेकिन विदेश मंत्रालय का आश्वासन भी इस परिवार का, इन लोगों का डर कम नहीं कर पा रहा है। तो इसी नोट पर कि लोग सुरक्षित जल्द से जल्द वापस आएं, सरकार इनकी मदद कर सकें। फिलहाल मुझको दीजिए इजाजत। खबरों की खबर में आज इतना ही। शुभ रात्रि।